माई कौन है ना। मुझे लगता है कि माई कौन नहीं है। ठीक है। आज सैटरडे है तो प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद कहीं किसी को दिक्कत आए, जो लोग जिनका एडमिशन बाद में हुआ है वो लोग सवाल करते रहेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी में आ जाइए सब लोग। कितने लोग लेट एडमिशन लिए हैं? कितने लोगों का लेट एडमिशन है? लेट से कल परसों किसका एडमिशन हुआ है? इतने सारे लोगों का ना। ठीक है। और जो लोग पुराने हैं वो भी अपना रिवीजन करेंगे, है ना। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हम्म। मतलब कितने कौन कौन सा? अब शुरुआत आंध्र प्रदेश से ही कर देना है इतना बताने के बाद ही। अच्छा, आप नहीं पढ़ी हैं? और कोई? तो जो लोग पुराने हैं ना, आज रिवीजन कीजिए, फिर मंडे से हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से सारा पीछे का रिवीजन करा देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से गुजरती है? नहीं, कितने राज्यों से गुजरती है? तो देख करके थोड़े ना बताना है। खैर कोई बात नहीं है, रिवीजन करना है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है, एकदम सही है। उनसे पूछा जा रहा है कौन सा स्थान है भारत का? सातवां, ठीक है। सैटरडे को ना रिवीजन ही रखिए, चाहे 100 सवाल 150 सवाल। रात में 7 बजे उपस्थित थे आप लोग। कल रात में कोई नहीं था, जबकि मॉर्निंग में हमने कहा था कि आप लोग आइएगा। पता क्यों नहीं था? क्लास में 2 से 3 बार हमने बताया था। तुम्हारा तो 3 बजे वाला बैच था ना। मेरा लिंक नहीं गया था। नहीं तो हमने तो कहा ही था ना कि उसमें लिंक दिख। यही टाइम था। अच्छा, एक कोई 3 बजे से भी थी चांदनी करके, वो जो लगातार लिख करके दिखाती थी, वो कोई दूसरी है? अच्छा, इसी बैच में आ गया है। अच्छा, चांदनी तुम ही हो। अच्छा। वही है, चेहरा मिल रहा है तो चांदनी तुम ही हो। तो 3 बजे का था ना क्लास, है ना। तब कैसे पलट गई एकदम से कि मैं नहीं हूं? भारत विश्व का, अच्छा इसका क्या आंसर होगा? डी होगा ना, ठीक है। ये वाला गलत है, क्योंकि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। एरिया वाइज सातवां है, और पॉपुलेशन वाइज पहला है। स्थल मंडल का ये सही है। उष्ण कटिबंध में नहीं है, उपोष्ण में है, इस कारण से भी गलत हो गया। और ये सही है, तो 2 और 4 इसका ऑप्शन सही हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत? थर्ड वाला ऑप्शन आपको मैं समझाता हूँ। एनसीईआरटी जब आप लोग ओपन करेंगे तो उसमें यही लाइन लिखा हुआ है, पहला ही लाइन, कि भारत उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कैसे? जैसे भारत का मानचित्र आप लोग देखेंगे, सपोज, तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर का भाग, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नदन पार्ट है, वो कहलाता है उपोष्ण, है ना। और साउथ में जो है वो उष्ण है। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ उपोष्ण एक तरफ उष्ण है, तो फिर पूरे को हम लोग उष्ण कह नहीं सकते हैं। इसी कारण से उपोष्ण कह दिया गया है, यानी कि उप उष्ण। उप उष्ण। जैसे सीएम होता है, डिप्टी सीएम होता है, तो डिप्टी सीएम का मतलब क्या हो गया? सीएम के सबसे नजदीक, उससे थोड़ा पावर कम। तो उष्ण से थोड़ा सा तापमान इधर में कम है, इसी कारण से इसको हम लोग उपोष्ण कहते हैं। अब एवरेज अगर हम लोग लेंगे, सबका एवरेज कर दें, तो उपोष्ण में ही आता है। एनसीईआरटी का पहला ही लाइन है, भारत सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। जैसे आप लोग ग्लोब को देखिएगा, तो इस ग्लोब में सबसे पहले उष्ण हो गया, फिर उपोष्ण हो जाता है, फिर और जाइएगा नॉर्थ तो शीतोष्ण हो गया, और तब जाकर के इधर में जो ध्रुव है,
पूरा का पूरा जो ध्रुव है वो शीत कहलाता है ना। तो ग्लोब का ये टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग डिवीजन में, कटिबंध में बांटा गया है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो भी क्षेत्र रहेगा वहां पे जलवायु कैसा होगा, उष्ण होगा। इसी कारण से श्रीलंका का जलवायु कैसा है, उष्ण हो गया। और थोड़ा नॉर्थ जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इधर गए तो टेम्परेट हो गया, है ना, फिर इधर गए तो पोलर हो गया। ये क्या है, पोलर, ध्रुवीय। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का विश्व के कौन सा, ये आया हुआ सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछा था। तो भारत से बड़े 6 देशों का नाम आपको बताना है। कौन कौन सा देश है, नहीं आप ही लोगों को बताना है, रिवीजन क्लास है। सबसे पहला, और कोई नया कौन से है, रूस है या कनाडा है? नहीं, इधर इधर कंफ्यूजन हो गया, लड़ गई आपस में, कंफ्यूजन हो गया ना। सबसे पहला रूस है, हमने बताया था आप लोगों को ऐसे करके, ऐसे है ना, तो ऐसे करके कनाडा कैसे चले गए फिर? कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। रूस के बाद कनाडा, थर्ड है अमेरिका, चौथा हो गया चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया, आठवां अर्जेंटीना। ठीक है, ये आठवां आप लोगों को याद हो गया। तो ऐसा ही सवाल ना पास्ट में पूछा गया है, तो कभी भी मान लीजिए आप लोगों को टीआरई देना हो या बीपीएससी देना हो, इसी में से कुछ वर्ड वगैरह बदल करके, कंट्री वगैरह बदल करके दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें रहेगा कि कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़ा है, तो आप लोग अगर सातों आठों का नाम अर्जेंटीना तक याद हो गया है तब तो फिर आंसर लग जाएगा। ये पास्ट में पूछा गया है, कोई खास क्या, किसके? नहीं, भारत सबसे बड़ा हो गया, भारत से छोटा चीन हो गया जनसंख्या में, और थर्ड हो गया यूएसए, थर्ड हो गया यूएसए। बस यही 3 याद रखना है, ज्यादा नहीं, इंडोनेशिया वगैरह छोड़ देना है। अभी ऐसा सवाल फिर पूछा गया रिपीट करके, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसी प्रकार का बहुत सारा सवाल पूछा गया है। अब है कि क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संसार के क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। तो इसी कारण से भारत का जो जनगणना है वो उसमें बताया गया है कि 17.5% पॉपुलेशन है। अब ये बताना है कितना गांव है। अप्रोक्स भारत में 6,40,000 गांव है। ये सब तो बहुत आसान है। इसमें किनसे पूछ लिया जाए, कोई नया आप ही बताइए। नहीं, आप लोग तो बता देंगे केवल एक वर्ड को देखने के बाद से ही, है ना। कौन सा गलत है, डी गलत है। तो सबसे नया राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार। हम तो ऐसे कैसे हो जा रहा है कि अंडमान निकोबार राज्य में आ जा रहा है? तब जब पूरा भूगोल पढ़ा दिए तुमको, पूरा भूगोल पढ़ाए हैं, इसमें तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। 3 बजे वालों को तो सारा खत्म कर दिए। तो अंडमान निकोबार यूटी है ना, वो राज्य भी नहीं है। तो सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। 3 बजे का बैच कब से चल रहा है? उसमें हम खुद ही लेट ज्वाइन किए हैं। 3 बजे वाले में जब 15 दिन छोड़ना था तो उसमें लास्ट में मार्च है ना, तो 3 बजे वाला बैच जब लास्ट में 15 दिन था ना, उसमें हम ज्वाइन किए थे। अब ये लिंक डालना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वैसे हम डलवा देंगे, कह देंगे। तो तेलंगाना सबसे नया राज्य है, और सबसे नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। और कोई, लद्दाख और कोई नहीं, दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली पहले दोनों सेपरेट था, उसके बाद दोनों को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज कर दिया गया तो अब दोनों एक हो गया है। ठीक है, 20 में इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ, भारत विस्तृत है, ये बीपीएससी का आया हुआ सवाल है। अब आपको बताना है इसमें से कोई नहीं, क्यों नहीं, वो पकड़ ली, दक्षिण दिख रहा है ना। भारत क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में है,
उत्तरी गोलार्ध में है और इसके साथ साथ पूर्वी गोलार्ध में भी है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड को देखेंगे तो भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। लॉन्गिट्यूड को देखिएगा तो भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। और लैटिट्यूड को देखिएगा यानी इक्वेटर को देखिएगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे तो दक्षिण लिखा हुआ है, तो दक्षिण में तो है ही नहीं, दक्षिण में है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? इस पे आप लोगों को ना घर में जाकर के खूब प्रैक्टिस करना है, सारे अक्षांश रेखाओं को देख करके। जैसे बीपीएससी है, अगर इसको इस सवाल को लेकर के आधार बनाएगी ना तो ठीक है, राजस्थान इसका उत्तर होगा। अब जैसे देखिए, सिक्किम से होकर के कोई सा भी जो अक्षांश रेखा है वो गुजर सकती है राजस्थान से। अब आपको इस सवाल को बीपीएससी के एंगल से सोचना है। तो मान लीजिए कि अक्षांश रेखा जो भी बिहार से गुजरती है, सबसे नॉर्थ में ये, साउथ में, इसके बीच में जितना भी स्टेट है ना, वो एक बार आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोग अपने घर जाकर के मानचित्र देख करके बिहार से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा वो किन किन राज्यों से क्रॉस करेगी वो सब जाकर के याद रखना है। समझ गए? सब बढ़िया से पढ़ करके, क्योंकि एटलस खोलिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन सा अक्षांश रेखा है। पटना से देशांतर रेखा गुजरती है, इसको भी आपको याद रखना है हमेशा। 85 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो पटना से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? इधर इनको बताना है। कर्क रेखा इसमें से झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरेगी, अभी वो सवाल आएगा। हाँ, इसको बनाइए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें यूपी नहीं होगा, बाकी सब 1 to 4 होगा। अच्छा, अब रिवीजन आपको करना है कि भारत का अक्षांशीय लैटिट्यूडनल एक्सटेंस कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। 8 डिग्री 4 नहीं, पूरा बताइए भारत का अगर बोला जाए तो। उसमें मुख्य भूमि हम ना लिखें तो। अब कॉपी पलटने लगे आप लोग, ऐसे नहीं याद है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल है, हाँ, अक्षांशीय विस्तार है। तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि भारत की मुख्य भूमिका, अगर हम कन्याकुमारी से देखेंगे, अगर हम कन्याकुमारी से देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना, तो भारत के मेन लैंड का जो एक्सटेंशन है वो इतना है। और अगर इसमें अंडमान निकोबार को भी जोड़ दिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से। तो अगर ये लाइन लिखा रहे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो भारत में तो पूरा आएगा ना, फिर हम स्टेट को क्यों देखेंगे, यूटी भी तो उसमें आएगा ना। तो भारत का अगर कह दिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, और यही रहे कि भारत की मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमि का मतलब हो गया कि भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये, वही तो बोल रहे हैं ना, वही हम समझा रहे हैं। अगर है भारत का, तो भारत कहने का मतलब पूरा 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया भारत। अनुच्छेद एक यही ना बताता है, अनुच्छेद एक कहता है। और अगर हम कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका, इसका मतलब हो गया द्वीप को छोड़ करके ये मेन लैंड अपना हो गया, वो तो आइलैंड है, आइलैंड है ना। तो भारत की मुख्य भूमिका तब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और यही देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो ये हो गया, ईस्ट में होगा, पूर्वी देशांतर के मध्य है। याद हो गया सभी लोगों को? रिवीजन हो गया ना ये इतना? अब यहां पे बताना है कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, उस 8 में ये तीनों है,
इसमें जो दो स्टेट है ये कहाँ का है, नॉर्थ ईस्ट है। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में सिर्फ दो ही राज्य है, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या मणिपुर है? नहीं है। नागालैंड नहीं है, मेघालय नहीं है, असम नहीं है, अरुणाचल नहीं है, सिक्किम नहीं है। कितने भारतीय प्रदेशों से? अब यहाँ पे ना प्रदेश लिखा है, अगर ऐसा लैंग्वेज एग्जाम में रहे इसका मतलब स्टेट भी हो गया और यूटी भी हो गया। कितने भारतीय प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल रहेगा। तो क्योंकि यूटी से तो गुजरती नहीं है, अगर यूटी से नहीं गुजरती है तो इसका मतलब हो गया 8 राज्य। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऐसा ऐसा सवाल पूछा गया, इतना आसान आसान। अब इसमें आप लोग फिर गलत मत कीजिएगा, यही भूगोल है, इतना आसान। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नियरेस्ट है? भारत के कुछ प्रमुख शहरों को याद रखेंगे आप लोग। गांधीनगर, एक हो जाता है रांची, और एक भोपाल। आप लोग ये 3 शहरों को या राजधानियों को देखेंगे ना तो एकदम कर्क रेखा के ऊपर ही दिखाई देगा। एटलस है आप लोग के पास? एटलस है तो ओपन करके उसको मार्क कर लीजिएगा कि कर्क रेखा पे कौन कौन सा राजधानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? अब समझ में आ गया, ऐसा ही सवाल पूछा गया रांची। अब भोपाल रहता तो भोपाल भी हो जाता। कर्क रेखा पे है ना, गुजरात के पास गांधीनगर दिख रहा है, भोपाल आप लोग को दिख रहा है, रांची दिख रहा है, कोलकाता थोड़ा साउथ हो जाता है ना। तो यही कारण है कि ये पूछा जाएगा आप लोगों से ना, तो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, ये 3 राजधानी जो है एकदम कर्क रेखा के समीप में ही स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है? अभी अक्षांश कर्क रेखा हुआ, मकर रेखा हुआ, या इक्वेटर विषुवत रेखा हुआ, क्या हुआ? 0 डिग्री बांट दे रहा है, ठीक है। और कोई? नहीं तो ये लैटिट्यूड क्या कह रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर? इसमें कंफ्यूजन क्या होगा? इसका उत्तर नहीं पता है। और कोई? क्या होगा आंसर इसका? हाँ, क्या नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ ना, हाँ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए भारत का मानचित्र अगर हम देखिए, अभी जो हमने बताया था, लैटिट्यूड, अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड। तो 23.5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब ये सवाल है ना, अब इसी में रहता कि ये लाइन है क्या? तो ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री, तो क्या भारत से विषुवत रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है, ऑब्वियसली नहीं गुजरती, तो ये तो होगा ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ हिस्से में कौन सा है? मिजोरम कैसे होगा? इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद क्यों गलत हो रहा है? नहीं, आप लोग ना सेल्फ स्टडी नहीं किए, बिना सेल्फ स्टडी के नहीं निकलेगा। अब अगर ये रिवीजन नहीं होता, रिवीजन अगर नहीं कराते तो इतने आसान से आप लोग गलत कर देते और हम इससे कठिन चैप्टर में प्रवेश करते, जलवायु में। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, फिर पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। फिर इतिहास में आप लोग डेट कैसे याद रख रहे हैं? उसमें तो बाई डेट याद रखना है, वास्को डी गामा कब आया, दूसरी बार कब आया, तीसरी बार कब आया, कौन, वो सब याद हो गया है, यही याद नहीं हो रहा है। मतलब वो इतना कठिन डेट याद हो जा रहा है और यही नहीं याद हो रहा है। उसमें तो मतलब 1947 तक सारा डेट याद करना पड़ेगा। भूगोल में तो बहुत कम फैक्ट है, तो भारतीय राज्य जो मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर है ना, जैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच यानी कि 2 स्टेट से गुजरती है, आप लोगों को पता ही है 8 राज्य से है, तो मणिपुर नॉर्थ में हुआ ना। चाहे मणिपुर रहे, चाहे नागालैंड रहे, अरुणाचल प्रदेश रहे, सिक्किम रहे, मेघालय रहे, ये सब के सब जो राज्य हैं वो कर्क रेखा के उत्तर में ही स्थित है।
और दक्षिण में रहता तो ये सारा स्टेट आता। जून के महीने में कहां पे दिन की अवधि अधिकतम होगी, मतलब ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। कैसे होगा भोपाल में अधिक है? नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं होगा? दिल्ली होगा, और कोई नहीं? दिल्ली कैसे होगा? जून के महीना है, जून का महीना है, और जून के महीने में सूरज कहां पे लंबवत चमकेगा? जून के महीने में सूर्य जो है कर्क रेखा पे एकदम लंबवत चमकेगा, यानी कि भोपाल रहने पे क्या है, प्रकाश एकदम सीधा ऐसे सिर पे आएगा। और यही दिल्ली में क्या होगा, उसका प्रकाश टेढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा, एकदम तिरछा नहीं हो जाएगी, नॉर्वे की तरह हो जाए, है ना, हल्का सा। तो दिन की अवधि सबसे ज्यादा होगी भोपाल में। क्यों? क्योंकि वो कर्क रेखा पे ही स्थित है। किसी को दिक्कत अंग्रेजी मीडियम में टर्म्स वगैरह को लेकर के कोई दिक्कत? आ गया क्लियर? ठीक है। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना डिफरेंस है? प्लस, ठीक है, तो 5.5 घंटे का आगे हैं हम लोग। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब क्या हो गया? इसमें लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश है, देशांतर है। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब हो गया 0 डिग्री, लॉन्गिट्यूड देशांतर हो गया, देशांतर हो गया, है ना। और इसके बाद हम लोग आगे हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट अपना जो है लॉन्गिट्यूड है, और ये हो गया 0 डिग्री। तो हम लोग इतना, और एक अक्षांश में समय का कितना अंतर है? 4 मिनट, 4 मिनट है, तो 4 4 मिनट करके जोड़ लें तो हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, लगभग 220 मिनट आता है, 200 नहीं 320 के आसपास में। निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा, बाउंड्री पाकिस्तान को टच करती है? नए लोगों को बताना है। 5, और कोई? हाँ 3, और कोई? पढ़ा देने के बाद ये गलत हो रहा है। जिनका दावे के साथ है वो तो 5 होगा ना। अभी इस पे कुछ और सवाल होगा, मैं देखता हूं आगे है कि नहीं है। तो पाकिस्तान की सीमा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, तो ये 3 स्टेट हो गए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 2, 3 स्टेट + 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब होगा कि भारत की सीमा 5, मतलब दोनों मिला करके हो रहा है, ठीक है। 5 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। हो गया। इतना दावा आप लोगों को नहीं करने के 3 के साथ ही है। नहीं, इसमें सवाल क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है ना राज्यों, और यूटी का भी नाम दिया हुआ है। अब इसी में सिर्फ राज्य रहता तो ऑब्वियसली फिर राज्य रहता तो फिर 3 हो जाता। क्या चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में? जो आप लोग को इतना भी नहीं पता है, चुनाव होने वाला है ना, डेट आ गया है। अब जम्मू में कितनी सीटें हैं, कश्मीर में कितनी सीटें आप लोगों को पता है? अब हम आज या कल इस पे भी सवाल करा देते हैं। कल पोलैंड वाला पूरा करा दिए हैं, कल हमने पोलैंड पे करा दिया है करंट अफेयर्स, वो चाहे बीपीएससी का रहे चाहे टीआरई का रहे, हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग उसको देखिए। एक बार क्या होता है ना कि एक आप लोग ना कोई करंट अफेयर्स का मैगजीन उठाकर रटिएगा, उसमें क्या है कि आप लोग रट रहे हैं, पता नहीं कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा। और एक होता है कि समसामयिक घटनाओं के साथ क्या है, पढ़ते चल रहे हैं, तो वो जल्दी याद हो जाएगा, वो जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन हमने कल क्या कहा था क्लास में कि आप लोग अभी यूट्यूब निकाल करके देख लीजिए, तुम बोले तो थे, देख लेना चाहिए था। तो स्टार्टिंग का 15 सवाल करंट अफेयर्स का था, जो लोग देखे होंगे उनको याद हो गया होगा।
अब रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। इसीलिए यूपी के लोग बहुत ज्यादा आगे हैं और बिहार के लोगों का नहीं हो रहा है। यूपी से कितने लोग हैं? कोई नहीं है इसमें? आ गए पीछे बैठी हुई, आप ही के पीछे, यही प्रमाण में हो गया। आने वाले कुछ साल में, आने वाले कुछ साल में असम के लोग दिखाई देंगे। आने वाले कुछ, तो हमको तो सबको पढ़ाना है ना, चाहे यूपी से रहे, चाहे बंगाल से रहे, चाहे असम से रहे, कहीं तो पढ़ाना तो मुझे सबका है, नेतागिरी तो करना नहीं है। तो आप लोग देखिए पीछे से, और जवाब सही आ रहा है उधर से, आगे से जवाब गलत आ रहा है, पीछे से सही आ रहा है। हाँ कल वाला, हाँ कल वाला। अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है, फिर जम्मू कश्मीर का, और लद्दाख होगा ना। अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। अभी भी इतना कंफ्यूजन हो रहा है? लद्दाख, सिर्फ लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करेगी लद्दाख से। जब यूटी नहीं था जम्मू कश्मीर, जब स्टेट था तो दोनों एक साथ था, और जब इसको दो भाग में बांट दिया गया है तो अब इसकी भी तो बाउंड्री हो गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में भी बाउंड्री हो गया है। तो इस कारण से अब इसका क्या है, भूगोल बदल जाएगा, यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी बदल जाएगा। तो सीमा अब किससे टकराएगी? अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की सीमा है? 106, 106 किलोमीटर की सीमा है। ये सब है बहुत आसान, इसके बाद ही भूगोल की शुरुआत होती है, लेकिन आप लोग इसी में इतना ज्यादा गलत कर रहे हैं। मतलब अगर टीआरई को माना जाए 10 तक, तो 1 से लेके 6 तक में ये सब आएगा, आपको 6 से 10 का पूरा करना है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं मिलती है? इनको बताना है। चीन कैसे होगा? चीन लगती है। और कोई नहीं? उधर बताना है भी, इनको भी तो टीचर बनना है। ये सब तो सवाल देखते के साथ बन जाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की सीमा चीन के साथ मिलती है, भूटान मिलती है, और देखिए गड़बड़ हो गई, मतलब चीन के साथ नहीं मिलती है, चीन के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरफ में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो एटलस रखने के बाद भी इतना गलत क्यों हो रहा है? तो चीन के साथ नहीं मिलती। और आप लोग कॉपी खोलिए, उसमें हम लिखवाए हैं, हमने नोट करके लिखवाया है कि आप लोग नोट करिए कि जब भी ऑप्शन आएगा पश्चिम बंगाल के साथ, चीन का ही ऑप्शन आयोग देगी, और कोई कंट्री बचता ही नहीं है। पाकिस्तान का ऑप्शन इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत आसानी से केस हो जाएगा। तो नोट करके हमने लिखवाया है, ना सिर्फ इसी का बल्कि और भी स्टेट का, असम का भी हमने करवाया था। तो पश्चिम बंगाल की सीमा देखिए, वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो चीन के साथ नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश। और अभी चूंकि बांग्लादेश खूब ज्यादा चर्चा में है, हो सकता है सवाल इस पे बन जाए। तेलंगाना, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बताना है तेलंगाना की सीमा किसके साथ लगती है? बंगाल की खाड़ी से, और उधर पिछले यूपी से। आपको बताना है ये कौन सा है इसका आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई? कैसे लगेगी? तेलंगाना तो लैंडलॉक्ड है, तेलंगाना लैंडलॉक्ड है, इस कारण से इसकी सीमा किसी से नहीं लगेगी। फर्स्ट मेल कैंडिडेट का आगमन हो रहा है अभी तक। आइए आगे ही बैठिए। तो तेलंगाना की सीमा किसी के साथ नहीं है, लैंडलॉक्ड है। क्लियर हो गया? बंगाली खाड़ी से लग रही है? नहीं ना, ठीक है। जबरदस्ती लगा नहीं देना है कि दिमाग में नहीं आ रहा है तो लगा देंगे। माइनस मार्किंग है ना, बीपीएससी में है। जिन लोगों को बीपीएससी देना है वो लोग छोड़ देंगे, अगर नहीं आए तो छोड़ देना है। अब तेलंगाना की बाउंड्री किस किस राज्य से मिलती है आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ नहीं मिलती है। उड़ीसा के साथ आप लोग एटलस में देखिए नहीं मिलती दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश सही है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र
और फिर कर्नाटक। इस पे ना सवाल बन सकता है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट स्टेट है। 2 जून 2014 के बाद से अभी तक भारत में कोई नया राज्य नहीं आया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हो सकता है चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि अब सारे पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में यही है कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। इसी बार के चुनाव होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है, इसको अच्छे से पढ़ करके बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। कौन सा उत्तर होगा सही? तीनों हो जाएगा। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा है। असम की जो सीमा है दो तरफ से बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से अभी हम लोगों ने तुरंत देखा भी है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है, तीनों सही है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए असम क्या है, असम भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। असम चीन के साथ बनाता है सीमा? नहीं, असम चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। सेकेंड ऑप्शन था कि मिजोरम म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में से मिजोरम वो राज्य है जो म्यांमार के साथ और चीन बांग्लादेश का सीमा बनाता है, ठीक है ना। और अरुणाचल म्यांमार और चीन के साथ बनाता है। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में अरुणाचल एकमात्र राज्य जो कि चीन म्यांमार का सीमा बनाता है। यही ऑप्शन में था ना। एक था पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल के साथ और भूटान के साथ सीमा बनाता है। जो हरा कलर दिख रहा है आपको ना, जो हरा वाला है, तो एक तरफ नेपाल के साथ भी है, एक तरफ भूटान के साथ है। और चूंकि नॉर्थ में सिक्किम है, इस कारण से चीन के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना कि उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में जो चिकन नेक है, ये चिकन नेक किस स्टेट में है? असम में है या वेस्ट बंगाल में है? किस में है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल को याद रखेंगे, सिल्लीगुड़ी जगह है। तो चिकन नेक का जो संपर्क है वो पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से है। समझ गए? तो हम लोगों को ना उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में से जाने के लिए वेस्ट बंगाल से इसी मतलब एक कॉरिडोर है, इसी से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि बांग्लादेश का महत्व हम लोग के लिए बहुत ज्यादा है। जियो पॉलिटिक्स इसी पे चलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? और कोई? किसकी सीमा नहीं मिलती है बांग्लादेश के साथ? कैसे? मणिपुर। और कोई? नहीं, उनको ना ध्यान, एटलस क्यों नहीं है? क्यों एटलस नहीं है? अब इसमें तो पूरा करियर डिपेंडेंट है ना आप लोगों का, बुक्स पे। तो उत्तर हो जाएगा इसका मणिपुर। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। मेघालय की सीमा और किस देश के साथ मिलती है? नहीं, मेघालय की सीमा और किस देश के साथ मिलती है? चीन है, भूटान है, म्यांमार है, और क्या है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही तो मिलती है। हमने कितनी बार बताया था आप लोगों को कि मेघालय वो राज्य है जिसकी सीमा केवल और केवल बांग्लादेश से मिलती है। तो उसमें चीन कहां से आ जाएगा, फिर भूटान कहां से आएगा? इसका मतलब कि एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जो लाइन है वो आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। उसमें ऐसा लगेगा ना कि वास्तव में मेघालय की सीमा चीन के साथ लग ही रही है। आप लोग एकदम फील कराएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। खूब बढ़िया से एटलस देख करके याद रखिए। तो इसकी मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है, मेघालय की मिलती है। त्रिपुरा की 3 तरफ से मिलती है और मिजोरम की मिलती है पश्चिम की तरफ से। एग्जाम में अब आजकल जो लाइन बन रहा है ना वो लगता है कि एकदम सही है। वो एकदम ना प्रेशर करके फोर्स करके लिखा रहता है कि लगेगा कि ना सही ही है एकदम से। देखिए मेघालय जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही सीमा बनाता है। मेघालय की सीमा ना तो भूटान के साथ, कहां लगेगा? असम है बीच में। तो मेघालय को याद रखिएगा। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। उनको बताना है क्या है इसका उत्तर।
आपका अभी तक कुछ कॉपी वगैरह खुला नहीं, कुछ कुछ तो कम से कम नोट कर लीजिए दोबारा रिवीजन में। जो नहीं आएगा डी होगा, सी, उत्तर इसका सी है। यहां पे सिर्फ एक ही राज्य है जो इसके ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा, नागालैंड। नागालैंड के कारण तीन ऑप्शन कट जाएगा। न सिर्फ नागालैंड बल्कि सिक्किम भी रहता तो कट जाता, है ना, मणिपुर भी रहता तो कट जाता। तो बांग्लादेश की सीमा के साथ मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। ये चार राज्य सीमा बना रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अब तो आ ही गया, देखते के साथ आ गया, है ना। बाकी ऑप्शन पे विचार ही नहीं करना है। तो भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं बनाती है। किसी को दिक्कत? ऐसा लग रहा है कि सिक्किम नहीं बना रहा है, सिक्किम बनाता है। सिक्किम एक तरफ से नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। भूटान के साथ मेघालय नहीं बनता है। तो भूटान के साथ कौन सीमा बनाता है? एक तरफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत के चार राज्य वैसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? पहला सिक्किम, ये ना कंफ्यूज करेगा, लगेगा ना कि छोटा है लेकिन गलत भी करा सकता है। दूसरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तीसरा असम, असम। और चौथा अरुणाचल प्रदेश। मतलब है छोटा लेकिन पूछा जा सकता है। अब जैसे यही रहे ना कि भूटान के दक्षिण में कौन से भारतीय राज्य हैं, अगर यही मान लीजिए लैंग्वेज चेंज कर दिया तो भूटान के दक्षिण में दो भारतीय राज्य हैं, असम है और वेस्ट बंगाल है। असम वेस्ट बंगाल भूटान के दक्षिण में है जो सीमा बनाता है। और बांग्लादेश बहुत चर्चा में है, तो बांग्लादेश के पश्चिम में सिर्फ एक ही राज्य सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल। अब उसमें ना आपको जबरदस्ती असम नहीं कर देना है, असम नहीं बनाएगा पश्चिम की तरफ से। अगर ये सवाल रहे कि बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा पे वह भारतीय राज्य स्थित है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल ही। ये भी तो पहले पूरा एरिया अपना ही था ना, ये अपना ही था। जब 47 में डिवीजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत ये आ गया था, लेकिन यहाँ पे भी बगावत हो गया था। यहाँ पे क्यों हुआ? बहुत सारी चीजें ला दी जा रही थी। इन लोगों ने कहा कि हम उर्दू नहीं बोलेंगे, क्रांति हुआ वहां पे 71 में। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? चार भारतीय राज्यों की सीमा। आपको जम्हाई बहुत आ रहा है, नींद आ रही है क्या? च्युइंगम वगैरह थोड़ा सा चबा सकती हैं। तो चार, पढ़ाई के समय ना कंसंट्रेट रहिए, नींद आलस ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं तो बोल लीजिए कम से कम। जैसे उधर से अच्छा आवाज आ रहा है, तेज आवाज आ रहा है, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, नींद खुला रहेगा। समय है ही नहीं ना आप लोगों के पास, समय कितना है? फिर आप लोग रिजल्ट के बाद आइएगा खराब हो गया, तो हम लोग बहुत खराब लगता है। अभी आप लोग यकीन मानिए वो लोग भी मिलते हैं जिनका 66वीं से बीपीएससी नहीं हो रहा है। अब एक कंडीशन हम लोग के साथ जुड़ता है कि इनको पढ़ाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन पूरा का पूरा जो संवेदना है रहता भी कि किसी तरीके सब हो जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक ही बार में सब लोग पास हो जाइए। और सीट बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, 1,60,000 की घोषणा की गई है। अब उसमें मतलब कितना ज़्यादा सीट है? बीपीएससी कितना निकालती है? 1,000 निकालती है सीट, और उसमें 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और आप लोग का 1,60,000 वैकेंसी है। और आगे का भी नहीं है ना कि मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। इसमें क्या है कि मेंस है, इंटरव्यू है। तो अधिकतम सीमा अरुणाचल प्रदेश की मिलती है। और चार भारतीय राज्य, अगर हम नॉर्थ से साउथ करें तो कौन कौन से राज्य आते हैं क्रमशः? पहले नंबर पर अरुणाचल, और उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम। तो चार भारतीय राज्य हैं। अगर हम नॉर्थ टू साउथ भी देखें तो सर्वाधिक सीमा अरुणाचल की लग रही है म्यांमार के साथ। नॉर्थ टू साउथ देखें तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। ये चार भारतीय राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री बना रहे हैं। त्रिपुरा इसमें नहीं आएगा।
जब भी म्यांमार से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो त्रिपुरा ऑप्शन में रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है, ठीक वैसे ही त्रिपुरा भी बांग्लादेश का सीमा बनाता है ना। जैसे इसी पे सवाल रहे ना कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य केवल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, केवल, तो दो राज्य हो गए ना, यही तो मैं कहना चाहता हूं, दो राज्य हो गए, एक हो गया त्रिपुरा केवल बांग्लादेश के साथ और एक हो गया मेघालय। तो आप लोग अपने को नोट कर लीजिए, हो सकता है 15 दिन के बाद भूल जाइएगा, नोट रहेगा तो एटलस से देख करके फिर याद भी हो जाएगा। अभी इस पर सवाल नहीं बना है, अगर ये सवाल रहे कि वह भारतीय राज्य जो केवल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, केवल बांग्लादेश के साथ, तो उसमें लिखिए मेघालय, असम तो भूटान के साथ भी बनाता है, केवल बांग्लादेश में त्रिपुरा हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं है। भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, तो असम नहीं है ना। असम इसलिए नहीं है क्योंकि नागालैंड है, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर है, ठीक है। यहां तक आते आते इतना क्लियर हो गया कि अब आपके दिमाग में म्यांमार वाला बाउंड्री सबका याद हो गया है, बांग्लादेश का सबका याद हो गया है। बांग्लादेश के साथ कौन से सीमा राज्य बनाता है, एक हो गया वेस्ट बंगाल, पहला वेस्ट बंगाल, सेकेंड हो गया असम, थर्ड हो गया बांग्लादेश, मेघालय, फोर्थ हो गया त्रिपुरा और फिफ्थ हो गया मिजोरम। यानी कि 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। जो लोग पहली क्लास है जिनके लिए वो नोट कर लीजिए, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए, तब जाकर के ये पूरा आपको याद रहेगा। ग्रेजुएशन में भूगोल किसका नहीं था, अगर नहीं है तो भूलिएगा आप लोग, बाकी लोगों का था, कुछ नहीं था, तो एकदम आपको नोट करना है, एक बार में नहीं याद होता है। ज्योग्राफी में होता क्या है ना कि हम लोग पार्ट 1 में जब थे, पार्ट 1 का एग्जाम जब देना होता था तो नोट्स तो बना ही रहे हैं साल भर, एक साल में कितना क्वेश्चन तैयार करना है, 8 क्वेश्चन तैयार करना था, मतलब गेस करके, पूरा सिलेबस छोड़ दें तो सिर्फ 8 क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस करते थे। मतलब 8 क्वेश्चन को समझिए कि हम 10-10, 15-15 बार लिख दिए और उसी जाके वो कॉपी कर देते थे। तो कम से कम 8 सवाल का तो आंसर याद हो गया ना भूगोल में। तो ऐसे ऐसे कर करके 24 सवाल, 30 सवाल तैयार हो गया 3 साल, मतलब कम बता रहे, वैसे तो हम ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन मान लिया जाए। फिर एमए हो गया, फिर नेट हो गया, नेट में तो पूरा सिलेबस, बिना सिलेबस का तो वो निकलेगा ही नहीं। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद याद होता है। तो आप लोग एक बार में कैसे याद कर लीजिएगा, एक बार में नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद होगा ना, क्योंकि यहां से जाइएगा तो दूसरा कुछ पढ़ने लगिएगा, करंट अफेयर्स हो गया, इतिहास हो जाता है, तो ये हिस्सा छूटता है। तो हम लोग के दिमाग का भी जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क ये छोड़ देता है किताब से, नेटवर्क ही छोड़ देगा। आप लोग बहुत कोशिश कीजिएगा कि मेरा दिमाग बांग्लादेश में घाले में टकराए ना, तो कैच नहीं करेगा, वो सिग्नल एकदम कमजोर रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर गलत आंसर हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है, ये तो बहुत आसान हो गया। बिहार की सीमा और किस राज्य से लगती है, पीछे में बिहार की सीमा किस राज्य से लगती है, नेपाल तो देश है, पीछे बताना है सबसे। हाँ हाँ, कितने राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन सा, यूपी, 3 राज्य, ठीक है। जैसे अब सवाल रहेगा ना कि नेपाल के साथ बिहार के अलावे, तो ऑप्शन में तो था उत्तराखंड, दूसरा हो गया यूपी, थर्ड हो गया बिहार, फोर्थ हो गया वेस्ट बंगाल, फिफ्थ हो गया सिक्किम। तो बिहार जिस ग्रुप में है, बिहार किस किस ग्रुप में है, बिहार नेपाल के साथ उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, तब बिहार हो गया, तब वेस्ट बंगाल हो गया और तब सिक्किम हो गया। तो बिहार जो है इन राज्यों के साथ किस ग्रुप में है, नेपाल वाले ग्रुप में है। तो जब भी सवाल रहेगा ऐसा कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य,
तो बिहार रहेगा, असम नहीं है ना, सिक्किम वाला रहेगा, यूपी, यहाँ हरियाणा नहीं है, यहाँ मेघालय नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पांचों राज्यों के नाम को याद रखिएगा जिसमें बिहार शामिल है, ये कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका एक अच्छा था ना कोड, बचपन में एमबीए किया है ना, तो बचपन भी याद रहेगा तो याद हो जाएगा। ब से क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा लगभग 4096 किलोमीटर सीमा बनती है बांग्ला। इतनी सीमा, स्थलीय सीमा, क्यों हंस रही हैं? हंसने, तो ब से बांग्लादेश, ये हो गया, ये हो गया बांग्लादेश। च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान और न से नेपाल हो गया। तो यही बचपन है, और एमबीए किया था कोड। एम फॉर म्यांमार हो गया है ना, बी फॉर भूटान हो जाता है। ये था, ये था, मतलब इसमें सारा वर्ड नहीं आएगा। जैसे ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। तो यही बचपन में या तो एमबीए याद कर लीजिए, किया पे कोई वर्ड नहीं है और एम पे कोई नहीं है, तो इस पे पूरा फिट बैठ जाता है। और यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा 4096, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड नहीं बनाता है। नागालैंड केवल और केवल म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। असम बनाता है, मेघालय तो बनाता ही है। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों पर ना सवाल आने की संभावना बहुत होती है। ये सब आसान माना जाता है, लेकिन आप लोग आज इसी में गलत किए हैं। आज आप लोगों का इसमें ये बहुत आसान माना जाता है, चीन के साथ बहुत आसान माना जाता है, जितने भी भारतीय, लेकिन ये वाला हिस्सा डिफिकल्ट होता है, सवाल पूछा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया था। तो सर सिरिल रेडक्लिफ को बनाया गया था इसके लिए कि अगर भारत, आप लोग ये बताइए कि वो कौन सा योजना थी जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ था? माउंट बेटन योजना। तो जब माउंट बेटन योजना, देखिएगा इस पर ना कल वाले रात में हम सवाल पूछे थे माउंट बेटन योजना पे, इसलिए हमने पूछा था कि बीपीएससी इस पे भी सवाल बना सकती है। लास्ट वाले में ना साइमन, लास्ट वाले में था कैबिनेट मिशन पे सवाल, कैबिनेट मिशन पे था। आप लोग बीपीएससी 69 का पीटी का आप जब क्वेश्चन बैंक देखेंगी 69 वाले में, तो कैबिनेट मिशन पे अच्छा सवाल पूछा गया था। तो अब मेरी कोशिश थी कि सबको पढ़ा दे, चाहे वो साइमन कमीशन हो चाहे वो माउंट बेटन हो। तो माउंट बेटन योजना में ही था कि दो डोमिनियन राज्य का, डोमिनियन मतलब वो देश जो कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल रहे, है ना। तो 2 डोमिनियन था, प्लस कितने संविधान सभा की बात की गई थी? 2 संविधान सभा की भी बात की गई थी, 2 संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। तो उसी में ये भी था कि अगर संविधान सभा और 2 डोमिनियन राज्य बन रहे हैं, तो अगर डोमिनियन राज्य बन रहे हैं तो क्या इनके बाउंड्री को लेकर क्लैश नहीं होगा? कैसे निर्धारण किया जाएगा? तो सर सिरिल रेडक्लिफ को ये नियुक्त किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करें। और ये इंजीनियर थे, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको कोई अनुभव ही नहीं था, सीधे ब्रिटेन से इंपोर्ट किए गए और इनको बहुत कम समय में सीमा निर्धारण कर दिया जाना था, और इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कर दिया। दिक्कत कहां पे हुआ? पूर्वी भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें बहुत दिक्कत हुआ है। असल में समस्या थी विभाजन का किस में? एक तो बंगाल की तरफ था और दूसरा पंजाब की तरफ था। इसमें क्यों दिक्कत था? हिंदू भी उतना ही थे, मुस्लिम भी बहुत ज्यादा थे, तो इस कारण से दोनों को बांटने में दिक्कत हुआ। जब आप लोग
स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन पढ़िएगा ना, तो विभाजन का एक अलग इतिहास है। आप लोग देखिए विभाजन के बाद देश में दंगा कितना हुआ। जब दंगा देखिएगा तब पता चलेगा कि विभाजन कितना खतरनाक था। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? जैसे हम लोग ये मानते हैं ना कि हम लोग के पूर्वज बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, लेकिन पास्ट में जब जितना पीछे जाइएगा उतना ही आपको हिंसा दिखाई देगा, उतना ही बहुत हिंसा हुआ है पास्ट में। तो भारत श्रीलंका से अलग होता है, ये है पाक जलडमरू मध्य। तो ये क्या पाकिस्तान है? ये क्या पाकिस्तान है? क्या है? चीन है। अच्छा, पाकिस्तान तो चीन कैसे हो जाएगा? ये क्या है? रॉबर्ट पाक के नाम पे, उस समय वो मद्रास के गवर्नर थे और इसी कारण से उस जलडमरू, अब जलडमरू मत का अंग्रेजी हो गया स्ट्रेट। स्ट्रेट, और स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट का मतलब हो गया दो चैनल्स को जोड़ने वाला, है ना, दो चैनल को जोड़ने वाला। जैसे एक तरफ क्या है, पाक की खाड़ी है, पाक बे है, और दूसरे तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? तो पाक स्ट्रेट जोड़ता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा है, बांग्लादेश के साथ है। त्रिपुरा फिर से देख लीजिएगा, तीन तरफ से घिरा हुआ है। और यही रहे सवाल कि वह देश जो एक ही तरफ से जुड़ा है राज्यों से, तो इसमें और भी आ जाएगा, है ना, तो भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन एक राज्य है जो सबके साथ सीमा बनाता है, असम। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 7। हमने बताया 7 ना। और यूपी कितने के साथ? 8। और 2 यूटी नहीं, 1 यूटी है ना। अब देखिए, अगर हम यूपी को देखें तो सबसे पहला उत्तराखंड के साथ हो गया, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश हो गया, थर्ड पे हरियाणा हो गया, फोर्थ पे राजस्थान हो गया, फिफ्थ पे एमपी हो गया, सिक्स्थ पे छत्तीसगढ़ है, सेवेंथ पे झारखंड है, और 8th पे बिहार है। तो यूपी भारत का वो राज्य है जो 8 भारतीय राज्यों के साथ सीमा, और एक देखिए दिल्ली भी दिख रहा होगा। दिल्ली यहाँ पे जो गुलाबी कलर का है, तो ये दिल्ली है, एक यूटी के साथ सीमा बनाता है। तो आप लोग याद रखिए कि अब ये बताना है कि यूपी ज्यादा बनाता है या एमपी ज्यादा बनाता है। एमपी कितने के साथ? सन्नाटा छा गया। एमपी 5 राज्यों के साथ ना, कितनी बार बता दिया आप लोगों को। तो यूपी 8, असम 7, एमपी 5, है ना। तो याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है। बिहार 3, बिहार 3। असम अरुणाचल के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद नागालैंड के साथ, है ना, उसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। असम क्या सिक्किम के साथ सीमा बनाता है? नहीं, यही हमने नोट में लिखवाया था कि आप लोग अलग से नोट कर लीजिए। असम के साथ पूछा जाएगा किस भारतीय राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो सिक्किम के साथ सीमा नहीं बनाता है। बीच में क्या है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल है, इसी कारण से सीमा नहीं बनाता है। अब यूपी के साथ उड़ीसा का ऑप्शन देकर के पूछा जाएगा। अब उसमें लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे छत्तीसगढ़ को देख करके, यूपी वाले में, लेकिन 8 भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या यूपी की सीमा पंजाब से लग रही है? नहीं लगती है, तो विकल्प में ही रहेगा। तो आप लोग को तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा जब आयोग देगी सवाल ना कि किसके साथ सीमा नहीं बनाता है, तो उसमें फंसने का डर है। हाँ, पहले जो लगता है वो एकदम याद रखना है, एकदम उत्तराखंड से शुरू करना है, फिर हिमाचल को करना है, हरियाणा को, तभी कॉपी में नोट कर लेना है कि पंजाब नहीं लग रहा है, फिर राजस्थान की तरफ बढ़ना है। तब ऐसा ना लगे कि फिर गुजरात से, गुजरात तो बहुत दूर है, गुजरात बहुत दूर है। मतलब दिमाग का नेटवर्क ऐसा रहे ना कि झटाझट सबको एकदम उस पर टकरा जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एग्जाम हॉल का माहौल या मूड अलग होता है, आप लोग इस चीज को गौर किए हैं कि नहीं? संडे को टेस्ट होगा यहाँ पे, कल सब लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। कल टेस्ट है, आप पूछिएगा वहाँ डेस्क पे पूछ लीजिएगा कब से है। हमको लगता है कि 12 से 2 है शायद, हर संडे को होता है। उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग TRE 1 का पेपर जब देखिएगा
तो बीपीएससी से उसका लेवल ज्यादा है। तो आप लोग ऐसा डिफरेंस क्यों कर रहे हैं पढ़ने में? बीपीएससी का है, टीआरई 1 जो था ना, और अभी भी जो टीआरई 3 है ना, इसका भी एकदम इक्वल है बीपीएससी से, कहीं भी लो या हाई नहीं है, एकदम इक्वल मान के चलिए। आपको क्या लगता है कि हल्का पढ़ा दे हो जाएगा उसे? नहीं, टीआरई 1 में वही गलती लोग किए थे। टीआरई 1 में क्या किए कि लूसेंट स्तर का पढ़ा दिए, सीट इतना ज्यादा था, लूसेंट स्तर का पढ़ के गए, वहां पे उन लोगों का सिलेक्शन हो गया जो पीसीएस थे, जो यूपी वाले को इसीलिए ना सिलेक्शन हो गया कि जो यूपी पीसीएस दे रहा था, अब उन लोगों का हो गया इसमें सिलेक्शन। बिहार वाले छट गए, क्यों? क्योंकि वो लूसेंट का स्तर पढ़ के गए थे। और अभी भी टीआरई 3 तक भी देखिएगा ना, तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। तो जो टेस्ट हो रहा है, अब मान लीजिए उसी टेस्ट का ऊपर वाला टाइटल हटा करके जोड़ दिया जाए टीआरई 1 टीआरई 4.0, तो आप लोग दीजिएगा, तो उससे बेहतर है कि कल आप लोग बीपीएससी दे लीजिए। लोग कर क्या रहे हैं? टेस्ट में क्या होता है, जो टाइटल है ऊपर का बदल दिया गया, बीपीएससी हटा दिया गया और टीआरई 4.0 लिख दिया गया है, सब लोग दे रहे हैं मगन में। असल में आपको क्या है, रिवीजन करना है, आपको अपनी प्रदर्शन का वहां परफॉर्मेंस देखना है। क्या है? नहीं, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिएगा तो आपको लगेगा ना कि 2 घंटे में हम कितना सवाल टैकल कर पा रहे हैं। 2 घंटे में जैसे 150 सवाल है ना, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है कितना नहीं। गोला भी तो रंगना है यहाँ पे, हाँ होगी ही। तो 2 घंटे में गोला रंगने में देखिए हम रंग पा रहे हैं कि नहीं? 10 से ज्यादा जाएगा। आधा घंटा तो थोड़ा ज्यादा हो गया। 10 10 से 20, किसी का 12 में, किसी का 15 में हो जाता है। आधा घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, टेस्ट आप लोग कल आकर के दीजिए, पढ़ने में तभी आनंद आएगा ना जब आप लोग उस चीज को याद करते चलिए। आपका परफॉर्मेंस, तो उससे क्या मतलब है? अगर माइनस किसी का आ जाता है तो उसमें घबराने की क्या बात है? ये तो घर का टेस्ट है। आपका आपका जो लड़ाई है ना, वो इस हॉल के बाहर है। आपकी जो लड़ाई है ना, इस हॉल के बाहर है। इस हॉल में जितना कमी सुधार लेना है सुधार लीजिए। मतलब ये नहीं कि हमको कोई इंसल्ट कर, ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पे कि आपको। तो आप लोगों का जो असल जो कंपटीशन है ना, वो इस हॉल से बाहर है। आपका नाम जो है एग्जामिनेशन के रिजल्ट में आना चाहिए। जो वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट में जो रिजल्ट आता है उसमें आपका नाम होना चाहिए। आपकी लड़ाई यही तक है ना? अंदर में जितना भी आपको अपनी कमी को दूर करना है हो जाइए। डॉक्टर तो सब पूछ लेता है ना, हमको तो नहीं मालूम है कि आप लोग का क्या बैकग्राउंड रहा है, घर पे कितनी पढ़ाई, लेकिन वही इलाज करने के समय डॉक्टर सब पता कर लेता है, तब अच्छा इलाज कर देता है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट हो रहा है अच्छे से, यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है और सवाल का लेवल बहुत अच्छा है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती है? नहीं, अभी इनका सबसे बढ़िया दिमाग क्लिक कर रहा है। पश्चिम बंगाल कैसे होगा जब आप लोगों ने नोट में यही लिखा है कि चीन के साथ नहीं मिलती है ना? तो 3 देशों के साथ है, तो सिक्किम एक में नेपाल है, दूसरे में चीन है और तीसरे में भूटान है। तो हमने नोट क्या करवाया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती है, यही तो नोट हमने करवाया है। अब यहाँ पे आ गए तो फिर आप लोग पहले बार में क्या बोल रहे हैं? पश्चिम बंगाल। अभी जस्ट 10 मिनट की ही बात है, 10 मिनट की बात है, और एग्जाम हॉल भी नहीं है। एग्जाम हॉल में तो और दिमाग जल्दी चलता है, वहां पे तो भूलने का डर रहता है, वहां ज्यादा चलता है। तो सिक्किम इसका सही उत्तर है। इसीलिए हमने कहा है, देखिए एग्जाम में ना डिस्टर्ब किया जाता है क्या, एक तो चेकिंग करते समय जो होता है ना, घड़ी है कि नहीं है, उसमें दिमाग जो आप लोग एकदम पहले से आप लोग ना दिमाग कूल करके जाइए। घड़ी लेना है दे दीजिए, घड़ी आपका कितना होगा, 2000 का होगा, दे दीजिए, हटाइए। एग्जाम जब निकल जाएगा, पहला वेतन में सब मैनेज हो जाएगा, फर्स्ट वेतन में सब मैनेज हो जाएगा। तो दिमाग को ना हमेशा कूल बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा घर से निकलने के साथ ही।
न किसी से बात न किसी से कुछ, एकदम सीधा पहले जाकर के क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा चीन के साथ नहीं मिलती है, ये अभी आप लोग देखे भी। भारत का सुदूर पश्चिम वेस्टर्न मोस्ट क्या है, पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, ये जो जगह है गौहर मोता या गौर मोता था, गौर मोता था, है ना। तो गौर मोता जो है वो भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो 68 डिग्री 7 मिनट का ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो है। और अगर यहीं पे पश्चिम रहता तो गलत हो जाता, ये है भी इसमें। और ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, पूर्वी, कौन सा, कीबू थू, कीबू और थू। और सबसे नदर्न मोस्ट इंदिरा कॉल था, कॉल रहेगा, कॉल याद रखना है। और सबसे सदर्न मोस्ट नहीं, सबसे सदर्न मोस्ट अगर कहेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड पे है, नहीं अगर सिर्फ दोनों में पूछा जाए किस पे, अंडमान पे है, निकोबार पे है, या किस पे है, ग्रेट निकोबार। और कोई नहीं, अंडमान निकोबार को अगर आप देखिएगा, हाँ ग्रेट निकोबार पे है, ये क्या है, ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो ये ग्रेट निकोबार पे है। अब जैसे अंडमान निकोबार तो बोलना आसान हो गया, अंडमान, तो अंडमान का भी हम 4 पार्ट पढ़ाए थे आप लोगों को, अभी हमने बताया है, तो 3 बजे वाले में बता दिए होंगे। अंडमान देखिए, नॉर्थ अंडमान, तब जाकर के क्या है, मिडिल, मिडिल, तब साउथ, तब लिटिल। अंडमान का ये 4 हिस्सा हो गया। उसके बाद कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, लिटिल, फिर तब जाकर के ग्रेट निकोबार है। और इसी ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है ना। तो अंडमान में भी आप लोगों को ना 4 और ये 3, 7 द्वीपों का नाम याद रखना है। इस पे देखिए अभी तक सवाल नहीं बनाया गया है कि नॉर्थ से साउथ आप द्वीपों को ना अरेंज कीजिए, अरेंज करने का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और बहुत आसान है, 5 मिनट में ये सब याद हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। अंडमान और लक्षद्वीप, ये मान के चलिए 10-10 मिनट आप लोगों को बता देंगे, आपको याद रहेगा। कौन सा प्लिस्टोसिन युग की संरचना है, अब अचानक से ये क्वेश्चन चेंज हो गया। प्लिस्टोसिन काल की, हाँ इसमें सारा हम पढ़ाए थे, और ज्यादा समय नहीं हो रहा है, 1 महीना के आसपास में हो रहा है जब हमने बताया था। प्लिस्टोसिन, होलोसिन, कौन कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा। क्या बांगर है, बांगर है, और इसमें करेवा भी है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप कब का है, ट्रियासिक में, ठीक है ना, क्रिटेशियस में, क्रिटेशियस में, क्रिटेशियस। टीजेसी हमने बनाया था कोड ना, टीजेसी। तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस काल में दक्कन में लावा का उद्गार हुआ था। ठीक है, महान हिमालय किस काल की संरचना है, ये आप लोग को एकदम याद हो गया है। उसमें कोड था क्या, EOMP। तो इयोसिन काल में इसका उभार होना शुरू हो गया था, मतलब जो लैंड है वो हल्का उभार होना शुरू हो गया। और ओलिगोसिन काल में महान हिमालय का निर्माण हो गया था। मायोसिन में क्या बना है, मध्य हिमालय। और प्लायोसिन में शिवालिक बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा ये किनके लिए पहली बार शब्द सुना सा लग रहा है, सब लोग पहले से सुन रखे हैं नहीं, अच्छा उस सबसे पीछे में पहली बार आप सुन रही हैं। तो 2-3 दिन क्या कीजिएगा कि इसको या तो लिख के याद करना है, नहीं तो ये चारों आप अपने 4 करीबी मित्र का नाम रख दीजिएगा। ठीक है,
जल्दी याद हो जाएगा। अब जिसका नाम मंजू रहेगा उसको मायोसिन कर दीजिए, चारों एक ही दिन में याद हो जाएगा। प्राइमरी रॉक्स है, मूलभूत चट्टाने हैं। प्राइमरी रॉक के बारे में पूछा गया है, एक इनका जवाब था। हाँ बहुत अच्छा। मूलभूत प्राइमरी रॉक, देखिए मूलभूत चट्टान कहने का मतलब प्राइमरी क्या हो गया, जो सबसे प्राथमिक है। जैसे धरती पहले क्या थी, आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हुई, और ठंडा होने के बाद इसका जो बाहरी आवरण था वो अब कठोर होना शुरू हो गया था, है ना। तो पहला जो चट्टान बना वो प्राइमरी रॉक कहलाया था। और प्राइमरी रॉक के बाद ही जैसे इरोजन हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर जाकर के डिपोजिशन हुआ, तब जाकर के सेकेंडरी चट्टान बनी है ना। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टाने हैं वो प्राथमिक चट्टान है। आर्कियन का भी इरोजन हुआ, उसके बाद कौन सा बना था, कौन सा, नहीं आर्कियन के बाद धारवाड़ बना था ना। आर्कियन के बाद धारवाड़ बना। आर्कियन चट्टान भी जब बन गया स्टार्टिंग में टूटा फूटा, तब जाकर के धारवाड़ बन गया था। धारवाड़ के बाद कौन सा बना था, कुडप्पा आया, और कुडप्पा के बाद तब जाकर के विंध्यन है। विंध्यन के बाद दक्कन ट्रैप आया था, फिर टर्शियरी क्रम की चट्टानें आई हैं, सब बता दिया गया है। तो आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो मूलभूत चट्टानें हैं, प्राइमरी रॉक से। यानी कि सबसे पुराने, धरती की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, आर्कियन है। यही वो चट्टान है जब पृथ्वी गर्म थी, तप्त थी, ठंडा हुई। अब जैसे कोई भी चीज हम लोग पकाते हैं ना, टमाटर सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है। टमाटर पकाइएगा आग में, है ना, तो उसका जो बाहरी आवरण है सबसे कड़ा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो वही समझिए कि चट्टान हो गया आर्कियन। इसी का नाम क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो चट्टान है वैसे ही बना है। आर्कियन समूह की चट्टानें बिहार में कहां पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीआरई के लिए। टफ भी है, आसान भी है। ये तो बहुत आसान है, अगर डिस्ट्रिक्ट रहता तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते। ये तो बहुत आसान है, साउथ में है ना, साउथ में है। जब हमने बिहार आप लोगों को बताया था संरचना में, तो आर्कियन समूह की चट्टानें बिहार में जो छोटा नागपुर वाला हिस्सा है वहां पाया जाता है ना। तो दक्षिणी भाग में बिहार में आर्कियन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में कौन सी चट्टान है, विंध्यन था ना। साउथ वेस्ट में क्या था, विंध्यन क्रम था। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा चट्टान था, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी है, टर्शियरी, यहाँ पे टर्शियरी आ जाएगा, है ना, ठीक है। और बीच का पूरा हिस्सा क्वाटनरी हम कह सकते हैं, प्लिस्टोसिन होलोसिन, है ना। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन समूह की चट्टानों के प्रकार हैं, नहीं इसमें कूट है ना, इनसे सवाल नहीं पूछा गया। पीछे इधर 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 पीछे चश्मा जिनका लगा है, कौन सा इसका उत्तर होगा, डी। डी में क्या है, 1, 3 और 4, नहीं 2 भी है इसमें, ग्रेनाइट भी है, नीस भी है, सिस्ट। चूना पत्थर नहीं है। चूना पत्थर कब बना था, कुडप्पा में चूना पत्थर आ गया था, कुडप्पा क्रम में चूना पत्थर आ गया था। तो इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब इसमें फॉसिल्स किस चट्टान में है, जीवाश्म किस में है, नहीं जीवाश्म इन चारों में बताना है। चूना पत्थर में है ना, इसमें क्या है, फॉसिल्स है। अब इसी में रहे ना एग्जाम सवाल कि किसमें जीवाश्म है, किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म मौजूद है, फॉसिल्स है, तो चूना पत्थर में है ना। चूना पत्थर बनता है कैसे, कोरल रीफ से तो बनता है। एक मूंगा नामक जीव है, मूंगा नामक जीव जब मर जाता है तो उसके ऊपर में वही चूना पत्थर के रूप में कन्वर्ट करता है। या सेडिमेंट जब एक बार अवसाद जमते जाता है उससे भी चूना पत्थर हो जाता है। अरावली पर्वत की चट्टानें हैं, ये बहुत आसान, बहुत बहुत आसान। अरावली से ही हम लोगों ने पर्वतों के बारे में जाना शुरू किया था कि वो कितना पुराना है। अरावली जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं।
है ना। जैसे हमने भारत के सारे पर्वतों के बारे में बताया था कि ये इस समय का है, तो अरावली को बताए थे, उसके बाद आप लोग क्या देखे थी? आपका तो 2 दिन से आगमन हो रहा है ना, अभी 1 सप्ताह की क्लास ही हो चुकी है। कौन सा? नहीं, पर्वत का नहीं, ये संरचना के बारे में। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ा रहे थे, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में हमने पर्वतों के बारे में भी देखा था। तो सबसे पुराना पर्वत हो गया अरावली, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है। उसमें अरावली दरअसल प्री कैम्ब्रियन मतलब आर्कियन में ही वो आ गया था, लेकिन जो चट्टान वहां पे अभी मौजूद है आर्कियन का भी है और धारवाड़ का भी है। यही कारण है कि धारवाड़ क्रम के होने के कारण ये धात्विक जो खनिज है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है ना। तो और इसके बाद विंध्यन क्रम की जो चट्टानें आप लोग पढ़े थे ना, तो वो कौन सा हो गया? विंध्याचल हो गया, यानी कि जो विंध्यन पर्वत है, यानी कि गुजरात में यही भारनेर कहलाया, बिहार में यही कैमूर की पहाड़ी कहलाई है ना। विंध्यन क्रम का ही तो विस्तार है। भारनेर हो गया, कैमूर हो गया, पारसनाथ की पहाड़ी हो गई है। उसके बाद इसके बाद ही तो हिमालय आया है ना, इसके बाद ही हिमालय आया है। हिमालय में सबसे पुराना कौन सा श्रृंखला है उसका? सबसे पुराना हिमालय का ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद मिडिल है, फिर शिवालिक है, तब बांगर है, तब खादर है मिट्टी में। हाँ, तब भाबर, तराई, बांगर। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है? अभी आप लोगों को पकड़ में आ गया? क्यों? उनको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कि ये क्लास छूटा हुआ है 1.5 घंटे का। फिर हम कभी कराएंगे मंडे से, देखेंगे, कोशिश करेंगे लास्ट में बता देने के लिए। जैसे एक बार आर्कियन बता देंगे ना, दूसरे दिन धारवाड़ बता देंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो किस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक, ये समझना इसलिए जरूरी है ना कि जैसे हम लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं तो कोशिका से बना है, ये घर किससे बना है? सीमेंट है, बालू है। तो ठीक भारत को भी आप जानिए ना कि वो कैसे कैसे चट्टानों से बना हुआ है। भारत को अगर संरचना पढ़ लिए, किसी चीज का स्ट्रक्चर, जैसे घर में क्या होता है, आटा का इस्तेमाल रोटी में होता है, ठेकुआ में नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही तो बिना संरचना पढ़े कैसे समझ में आएगा? संरचना पढ़ लीजिएगा तो मिट्टी समझ में आ जाएगा। पूरा मिट्टी बिना पढ़े आप बता दीजिएगा कि काली मिट्टी भारत के किस हिस्से में पाई जाती है। संरचना पढ़ लेने के बाद आप जितना भी फिजिकल डिवीजन है उसमें चट्टानों के बारे में बता दीजिएगा कि वहां पे कौन कौन सा चट्टान है, चट्टानों के प्रकार। अब जब मिट्टी पढ़ लीजिएगा, इस बेस पे भारत में आप कृषि को डिफाइन कर दीजिएगा, कहाँ किस रेंज में कृषि की जा रही है। समझ गए? तो संरचना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब संरचना पढ़ लीजिएगा तो जितना भी मिनरल्स है, मिनरल्स का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में, तो खनिज संसाधनों के बारे में आप बहुत आसानी से डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है। संरचना का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, जो हम लोग अब हर चीज में जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो बेस होता है, जैसे घर बना रहे हैं तो सीमेंट हो गया, बालू हो गया, है ना, और भी जो मटेरियल्स लगता हो वो है। तो भारत के बारे में भी तो जानिए। अब जैसे हिमालय है, तो हिमालय किस प्रकार की चट्टानों से बना वो जानना जरूरी है। अब जैसे बिहार में आप लोग टीचर बन के चल गए हैं और कह दे कि नॉर्थ वेस्ट में जो सोमेश्वर श्रेणी है उसमें धान बहुत बढ़िया होगा, तो ये सही है कि गलत है? गलत हो जाएगा ना, वहां पे सॉइल ही नहीं है वैसा, सॉइल ही नहीं है वैसा, है ना। अब आप लोग ये बताइए कि धान उगाना गया में कैसा रहेगा? नहीं, वहां पे चट्टान क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। उन जगहों पे हो सकता है जहां पे खादर मिट्टी मिले, उन जगहों पे हो सकता है जहां पे बांगर मिले, है ना। जैसे कैमूर क्या है ना, बिहार का धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन कैमूर में क्या विंध्यन क्रम की चट्टानें भी तो हैं, लेकिन धान वहीं उगाया जाता है जहां पे मिट्टी है, वैसा बांगर मिट्टी है, जहां पे खादर मिट्टी है वहां पे चावल उगाया जाता है। तो धान का कटोरा बिहार का कहा जाता है। किस क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता है? और कोई? ये तो हमने खूब बताया था कि इसी पे क्या बना है, इसी पे लाल किला है, सांची का स्तूप था, है ना, जामा मस्जिद था। तो किस क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है। फॉसिल्स पाए जाते हैं, बहुत आसान, फॉसिल्स विंध्य क्रम की चट्टानों में है। शुरू का 3 है ही नहीं, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा में नहीं है।
सबसे लेटेस्ट संरचना स्ट्रक्चर है, सबसे नवीन संरचना है हिमालय अरावली बांगर खादर। कौन सा होगा? उधर में पीछे सबसे लेटेस्ट, हम लेटेस्ट मतलब नया हो गया, खादर हो गया ना, खादर सबसे लेटेस्ट हो गया। आज भी इसका निर्माण कहीं ना कहीं हो रहा होगा। आज भी जो गंगा नदी अपने साथ जितना भी वो गाद लेके जा रही है, कहीं ना कहीं वो छोड़ेगी ही। तो कहीं ना कहीं सबसे लेटेस्ट कौन सा हो गया? खादर क्षेत्र हो गया। इससे पुराना बांगर हो गया। बांगर इसलिए पुराना है कि ये अब यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। बांगर वही क्षेत्र की मिट्टी है जहां पे बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। सबसे पुराना अरावली है, सबसे पुराना है, और अरावली के बाद ही हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पूरब में स्थित है, ईस्ट में स्थित है? भारतीय मानक रेखा के पूर्व में स्थित है लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, हैदराबाद। नहीं, हमने इसको बताया था, बनारस। आप बिहार से निकलिए तो बगल में क्या है? बनारस है, तब ना लखनऊ पहुंचेंगे। ये तो आप ये तो खुद ही मतलब अगर इसमें देखना होगा तो आप लोग तो खुद ही सोच करके बता सकते थे। हम लोग यहां से चले पूरब की तरफ तो पहले बनारस पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे? भारतीय मानक, आप लोग एटलस देखिए, जितना जल्दी हो सके एटलस देखिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। और यही यहां पे पटना रहता तो पटना हो जाता, पटना और ईस्ट में है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के तुरंत बाद कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया भारत से 3 गुना बड़ा है। नहीं, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं जाती है? झारखंड से। अभी आप लोग बता दिए, बहुत बढ़िया जवाब। झारखंड से होकर के नहीं जाती है, लेकिन वही रहता कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो जाती है ना। तो यहाँ पे ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो एग्जाम में वो लोग गलत कर देंगे, उनको लगेगा ना कि झारखंड से गुजरती ही है। उस समय ध्यान क्या आएगा? उस समय उनको ध्यान आएगा कर्क रेखा वाला है। लद्दाख की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं मिलती है? 2-3 सवाल और है, फिर आप लोग इतिहास की क्लास करिएगा। लद्दाख की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है? क्या लद्दाख की सीमा जम्मू से मिलती है? मिलती है, मिलती है, ठीक है। तो लद्दाख की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है? देखिए, लद्दाख अगर आपको दिखाएं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अलावा किसी के साथ नहीं मिलता है, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तराखंड हो। आप लोग अभी नोट कर लीजिए, पहले आप लोग एल कीजिए, इधर में एल करिए, ऊपर में कंट्री का नाम लिख दिए, देश, और इधर में भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट। देश में कौन सा हो जाएगा लद्दाख के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। और राज्य में जम्मू, यूटी में जम्मू हो गया, और एक राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर यूटी में हो गया, और एक राज्य हो गया एचपी। अब यहाँ पे एक लाइन रहे कि लद्दाख की सीमा केवल एक ही राज्य से मिलती है, सही है गलत है? कैसे गलत हो गया? यही तो सवाल आयोग बना सकती है। लद्दाख की सीमा सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य से तो मिल रहा है। देखिए, सवाल ऐसा ही बन सकता है, सवाल पूछेगी आयोग तो ऐसा ही सवाल बन सकता है। लद्दाख की सीमा, इतना पढ़ने के बाद फिर आप लोग, ये तो यूटी है ना, तो नोट कर लीजिएगा। ऐसा करिए कि यहां पे ऐसा कर लीजिए, एक तो हो जाएगा स्टेट और एक हो जाएगा यूटी। यहां पे लिख लीजिएगा केवल, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के साथ, और यहां पे केवल जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है। तब जाकर के लद्दाख पे सवाल रहेगा तो आपका बन जाएगा। ठीक वैसा ही जम्मू को बना लीजिए, जैसे लद्दाख को बना लिए, ठीक वैसा जेके को बना लीजिए। कौन से देश के साथ? सिर्फ और सिर्फ जम्मू का पाकिस्तान के साथ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ। और यही राज्य रहेगा जम्मू का ना,
तो पंजाब के साथ जम्मू का मिल रहा है, हिमाचल के साथ मिल रहा है, 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऊपर का दोनों याद रखिए, ऊपर से सवाल पूछा जा सकता है। जब से इसको यूटी में कन्वर्ट किया गया है, इसकी बाउंड्री पे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया है ना। जब से यूटी बना है 2019 के बाद से सवाल बाउंड्री पे आया ही नहीं है। ज्यादातर सवाल पूछा गया इस पे एमपी पे खूब पूछा गया है, लेकिन इस हिस्से को अभी तक छोड़ दिया गया है। अगर आयोग जाती है तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। हाँ, पूछा जा सकता है, इलेक्शन भी है ना। जम्मू कश्मीर की सीमा किसके साथ नहीं मिलती, आ ही गया सवाल। ये सवाल नहीं पूछा गया है। अब आप बताइए किसके साथ नहीं मिलती है। लद्दाख है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है। अब आप लोग बना दिए सही, ठीक है। उत्तराखंड के साथ नहीं मिलती है। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ मिलती है, ठीक है। उत्तराखंड दूर है, देखिए है ना, उत्तराखंड का है, इसका लोकेशन यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो बीच में 2 राज्य आता है, हिमाचल और पंजाब, जिसके साथ सीमा बनती है। यही हरियाणा काफी दूर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। थोड़ा नहीं, ये दूसरा है, ये डिफिकल्ट है, इसमें टाइम लगेगा। सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, कौन कौन सा, और नेपाल और भूटान, भूटान, ठीक है। यूपी की सीमा सिर्फ नेपाल के साथ लगती है। असम की सीमा सिर्फ 2 देश के साथ लगती है, किसके साथ, भूटान और बांग्लादेश। भूटान बांग्लादेश चीन के साथ नहीं लगती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। असम में हमने नोट क्या करवाया है कि असम का आप लोग नोट कर लीजिए, किसके साथ सीमा नहीं मिलती है, तो चीन के साथ नहीं मिलती है ना। लास्ट सवाल है, भारत का कौन सा स्थान इक्वेटर के काफी नजदीक में है। बहुत आसान सवाल, इक्वेटर के सबसे नजदीक में है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट हो गया। अब वो आपको क्या चिंतन है, इतना चिंता क्यों करना, बहुत आसान सवाल पूछा गया है, चिंता नहीं है ना, तो बोलना चाहिए इंदिरा पॉइंट है, एक्टिव रहना है, ठीक है। अब आप लोग इतिहास की क्लास करिए, थैंक यू। मंगलवार सोमवार को फिर हम चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या छूटा हुआ है, हम लोग पेनिनसुलर इंडिया को पढ़ रहे थे, तो पेनिनसुलर इंडिया का ही ना पर्वत पठार पढ़ेंगे, अरावली से स्टार्ट करना है। तो आप लोग क्या करिएगा कि एटलस देख लीजिएगा, जितना भी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जितना भी आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, मेजर मेजर, छोटा नहीं, जो भी मेजर दिखे, जैसे अरावली दिख गया, जैसे विंध्यन दिख गया, सतपुड़ा दिख गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब पे बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा। कुछ पठार भी देख लेंगे, जैसे दक्कन का हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड और दंडकारण्य, इन सब पहाड़ों को आप, पठारों को देख लीजिएगा, है ना। और जब हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ लेंगे तो फिर आएंगे हम किस पे, रेगिस्तान पे, थार पे बताएंगे। फिर किस पे, आइलैंड पे देख लीजिएगा, द्वीप समूह पे। अंडमान निकोबार का पूरा मैप अच्छे से देख लेना है कि उसके साथ कौन सी पैरेलल लाइन गुजर रही है, 10 डिग्री है क्या, 8 डिग्री गुजरती है वहां से, नहीं गुजरती है। तो आप लोग लक्षद्वीप के साथ और अंडमान और निकोबार के साथ बढ़िया से सारा मैप देखिए। और जो मेजर आइलैंड है, अंडमान में कम से कम हमने 7 बताया अभी आपको, 7 आइलैंड को बढ़िया से देख लीजिएगा। इसमें 3 आइलैंड को अच्छे से देख करके आइएगा, ठीक है। 3 आइलैंड मतलब क्या क्या, एक अमीनी दीव अच्छे से देखिए, एक होगा कवारत्ती, बढ़िया से देख लीजिएगा, और एक मिनी कोय। मिनी कोय मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मिनी कोय के साथ जो है हम मालदीव का प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। तो मिनी कोय का लोकेशन देखिएगा, वहां पे कौन सा पैरेलल लाइन जो है दिख रहा है आपको, जो दोनों के बीच में सीमा भी बनाता है। जैसे एक ही सवाल बार बार पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ से गुजरती है, अंडमान वाला, लेकिन अभी तक 8 डिग्री पे, 9 डिग्री पे सवाल पूछा जा सकता है ना। तो वो बढ़िया से कर लीजिए। सोमवार को खत्म कर देंगे ये वाला हिस्सा, फिजिकल डिवीजन का लास्ट क्लास रहेगा, जिसमें हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ लेंगे, आइलैंड्स पढ़ लेंगे, और कोस्टल प्लेन, तटीय जो भाग है उसको भी देख लेंगे, ठीक है।